नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। धर्मशाला भी भारत का हिस्सा और मुंबई भी भारत का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तानी टीम दुबई के रास्ते कोलकाता पहुंचेगी। भरोसा दे दिया गया, भरोसा मिल गया, भरोसा पा लिया। वो टीम आ रही है तो क्रिकेट के जश्न में शरीक हो जाइए। लेकिन इन सबसे पहले आज दिन भर अगर आप दिल्ली की सड़कों पर रहते तो जो सवाल सड़कों पर मिलते जुलते हुए लोगों के जहन में आ रहे थे, उस जहन से जुड़े हुए सवालों को लेकर आज बात दस्तक की। और दस्तक में बात आज उस फिल्म के रिलीज होने की भी जिसका नाम है ग्लोबल बाबा। कैसे भी ले लीजिए, किस रूप में भी ले लीजिए, लेकिन चर्चा दिल्ली की सड़कों पर ग्लोबल बाबा की भी थी। आइए शुरुआत करते हैं। माल्या देश का 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। श्री श्री रविशंकर 100 करोड़ से ज्यादा का उत्सव करते हुए भी 5 करोड़ रुपए पर्यावरण मुआवजा देने के बदले जेल जाने को तैयार है। और देश की अलग अलग जेलों में 3,18,000 कैदी सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके पास जमानत की रकम नहीं। और सभी अंडर ट्रायल कैदी उसी वक्त रिहा हो जाएंगे जब उनके पास 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए जमानत के देने के हो जाएंगे। यानी सिर्फ यमुना के तट पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हुए 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। माल्या से कौन कैसे 9,000 करोड़ रुपए वसूल करेगा? और माल्या के अलावे देश के 7,000 कारोबारी जो बैंकों से 4 लाख करोड़ से ज्यादा लेकर भूल चुके हैं, उसकी एवज में सिर्फ 90 करोड़ रुपए जेल में बंद 3,18,000 कैदियों को मिल जाएं तो सभी जेल से बाहर आ जाएंगे। यानी 3 लाख कैदियों की कुल जमानत की रकम महज 90 करोड़ है। यानी एक तरफ अदालत से जमानत मिलने के बाद भी कैदियों के पास 500 रुपए तक नहीं जो जेल में बंद है, और दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल के फैसले को ही ना मानने वाले श्री श्री रविशंकर को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। सवाल तो यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छता को आंदोलन के तौर पर देश में शुरू करना चाहते हैं, गंगा की सफाई चाहते हैं, स्वच्छता के लिए जनता से सेस के नाम पर पैसा भी लिया जा रहा है, और दिसंबर तक 329 करोड़ 60 लाख केंद्र सरकार के खाते में जनता के कर के जरिए पैसे पहुंच भी चुके हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बकायदा उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचते हैं जिस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने माना कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और इसके लिए 5 करोड़ रुपए मुआवजे देने ही होंगे। तो फिर देश का रास्ता जाता किधर है और सही है कौन? क्योंकि 9,000 करोड़ का कर्ज चुकाए बगैर फरार माल्या लंदन में बैठकर ट्वीट करते हैं और कहते हैं वो भागे नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी हैं और भारत आते जाते रहते हैं। तो जेल में बंद 3,18,000 कैदी अदालत से रिहा के आदेश के बाद भी रिहा इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि किसी के पास जमानत के लिए 500 रुपए नहीं तो किसी के पास 5,000 रुपए नहीं। और श्री श्री रविशंकर ट्रिब्यूनल के फैसले को नकारते हुए मजे में दिल्ली में ही अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि साथ में प्रधानमंत्री बैठे हैं। बहुत सारे लोगों से मिलते जो शायद फंसे हुए थे आज दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों में। बहुत सारे लोगों से मिलते, बरसात हो रही थी, भीग रहे थे लेकिन रास्ता रुका हुआ था। बहुत सारे लोगों से मिलते जो इस बात को देख रहे थे कि कैसे पुलिस आज चौकस है। 1-2 नहीं, 8,000 पुलिसकर्मी दिल्ली और यूपी की पुलिस लगी हुई थी। 6-6 डिपार्टमेंट लगे हुए थे केंद्र सरकार के। इन सारे बीचों के बीच कई सवाल लोगों के जहन में लगातार टकराया गया, कुछ सवाल पूछे गए। जो सवाल उभर कर आए, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री श्री रविशंकर का मेगा इवेंट शुरू तो हो गया, लेकिन बड़ा सवाल अभी तक अनसुलझा है कि अगर रविशंकर के कार्यक्रम के लिए पर्यावरण को ताक पर रखा गया और पर्यावरण संबंधी कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई तो भी कार्यक्रम हो क्यों रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो यमुना की जमीन पर कार्यक्रम होने की एवज में सीधे इकोलॉजी से लेकर बायोडायवर्सिटी के नुकसान का खुले तौर पर जिक्र किया, और जिक्र करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग से लेकर डीडी और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दोषी भी माना। यानी पहला सवाल तो यही उठा कि क्या देश में जुर्माना या मुआवजा देकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस मिल सकता है? और दूसरा सवाल, अगर जुर्माना ना भरें तो क्या ट्रिब्यूनल अपने ही फैसले को दोषी के लिए बदल देगा? क्योंकि 5 करोड़ ना देने की एवज में एनजीटी ने 3 हफ्ते का समय भी दे दिया, और 3 हफ्ते में जुर्माना देंगे ये कहकर गलती मानते हुए देश में एक नई नजीर भी पेश कर दी गई।
यानी कानून की धज्जियां उड़ाइए और जुर्माने की आड़ में निकल लीजिए। या रविशंकर का कार्यक्रम एक ऐसी नजीर है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हर कार्यक्रम के आयोजक अब यही कहेंगे कि पैसा बोलिए कितना देना है। या फिर कल कोई हत्यारा या फ्रॉड भी कह सकता है, यहाँ गलती हुई लेकिन जुर्माना लगाकर जाने दीजिए। या फिर काले धन बनाने वालों को 45% टैक्स देकर जैसे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं कि बचने की खिड़की सीमित समय तक ही खुली रहेगी, आप दे दीजिए और निकल लीजिए। तो क्या देश में संकट संस्थानों के फेल होने का पड़ा है या फिर राजनीतिक सत्ता तले ही न्याय हो चला है? यानी सब कुछ राजनीतिक सत्ता ही तय करेगी और उससे निकटता आपको हर कानून से बचा लेगी। क्योंकि ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्रालय श्री श्री के कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हैं और ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार को भी नोटिस दिया है। यानी किसी को मुआवजा देना है तो किसी को नोटिस का जवाब। और एनजीटी के फैसले के सभी दोषी ही खुले तौर पर कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। यानी प्रधानमंत्री कार्यक्रम का उद्घाटन करके चले गए और 2 दिन बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल के भाषण से कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। और हो सकता है उसके बाद कोई पूछने वाला भी ना बचे कि जुर्माने की रकम भी भरी गई या ना भरी गई, क्योंकि यमुना के किनारे भव्य कार्यक्रम ने तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करा लिया और ये देश की उपलब्धि है। और कुछ देर पहले ही कहा गया कि दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पोररी मंच जो है वह बना था। बहुत सारी चीजें गिनीज बुक से जुड़ती चली जाएंगी, लेकिन आज सड़क पर घूमते हुए मर्सिडीज वाला भी मिल गया, मारुति वाला भी मिल गया, स्कूटर पर चलने वाले लोग भी मिल गए और पैदल चलते हुए मेट्रो पकड़ने की चाह में सड़क में फंसे लोग भी मिल गए। उनके भीतर एक सवाल था, नौकरी करके लौट रहे हैं, कहीं फंस चुके हैं, हम तो टैक्स देते हैं जनाब, हमारे लिए राहत क्यों नहीं? जरा इनके सवाल भी देखिए और सुनिए और समझिए। मोदी के स्वच्छता अभियान ने देश को सफाई का पाठ पढ़ाया तो नागरिकों पर टैक्स का बोझ लगा और मुआवजा देकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए यमुना के तट पर उत्सव मनाने को भी देश ने ही देख लिया। तो एक आम नागरिक के जहन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, लेकिन हमने 6 सवालों को चुना। पहला सवाल, स्वच्छता टैक्स का हो क्या रहा है? दूसरा सवाल, रईसों के लिए अलग और गरीबों के लिए इस देश में क्या अलग कानून है? तीसरा सवाल, दोषी होने के बावजूद सत्ता से निकटता राहत क्यों दे देती है? चौथा सवाल, विदेशी मेहमानों के 5 सितारा होटलों के खर्च को इस देश में उठा कौन रहा है? पांचवा सवाल, पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री कमांडो और स्नाइपर से लेकर स्वात कमांडो की नियुक्ति की जरूरत आखिर दिल्ली में क्यों पड़ रही है? और छठा सवाल, ये कार्यक्रम स्टेडियम में जब हो सकता था तो फिर यमुना के तट को ही क्यों चुना गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार के एक फैसले का बोझ हर नागरिक पर पड़ता है और हर नागरिक देश के लिए हर बोझ को उठा भी लेता है। लेकिन देश के हालात इस दौर में कहीं ज्यादा उलझे नजर आए तो सवाल दर सवाल भी उठते हैं और उन सब के बीच जो वो टैक्स दे रहा है उसको लेकर भी उसके दिमाग में सवाल उठते हैं। मसलन 329 करोड़ 60 लाख रुपए स्वच्छ भारत सेस में जनता ने दिए, लेकिन हालात कितने सुधरे? अब किसानों के नाम पर जनता पर कृषि कल्याण सेस लगाया गया है। जाहिर है कई हजार करोड़ इसमें भी जमा हो जाएंगे, लेकिन सेस वसूली के बाद क्या वाकई किसानों की हालत सुधर जाएगी? क्योंकि सरकारी विभाग के आंकड़े खुद कहते हैं, मसलन 1996 से 2015 के बीच लगाए गए तमाम सेस से 5,784 करोड़ जमा तो हुए, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पाया। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1,228 करोड़ रुपए ही कोष में जमा हुए। मोदी सरकार ने सेस ऑन टी शुरू की, 57 करोड़ 47 लाख करदाताओं से ले भी लिए, लेकिन अब तक इस फंड की कोई राशि जमा ही नहीं हुई। 2007 से 2015 तक सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सेस के जरिए 64,228 करोड़ रुपए करदाताओं से ले लिए गए, लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ कहां, यह सीएजी भी नहीं जानती। पेट्रोल और डीजल पर सेस से अप्रैल 2014 और मार्च 2015 के बीच सरकारी खजाने में 21,5400 करोड़ रुपए जमा भी हो गए। और फिर 10 दिन पहले बजट में 0.5% क्लीन टैक्स हर वस्तु पर भी लगा दिया गया। यानी सेस और टैक्स या उपकर के जरिए सरकार जनता से वसूली तो कर रही है, लेकिन करदाताओं से अरबों रुपए टैक्स के नाम पर जो वसूले जाते हैं उसका होता क्या है? और इन सब के बीच जब दिल्ली जैसे शहर में एक कार्यक्रम के जरिए कुछ ऐसे हालात सड़क पर नजर आते हैं जहां 3 से 5 घंटे हर कोई सड़क पर इसलिए फंस जाता है क्योंकि एक कार्यक्रम जो स्टेडियम में हो सकता था वो स्टेडियम में नहीं होकर
यमुना के तट पर हो रहा है तो फिर सवाल वही उठता है, व्यवस्था सुधार कौन रहा है, व्यवस्था बिगाड़ कौन रहा है। और इन सब के बीच टैक्स देता हुआ एक आम नागरिक सोचे तो क्या सोचे, क्योंकि जब नजारा दिल्ली का ये है तो बाकी देश में क्या हालत होगी वह खुद ही समझ ले। वाकई दिल्ली से देखकर देश की बाकी हिस्सों की तस्वीर कोई सामने तो नहीं उभरती है, लेकिन लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और, इस देश में ध्यान दीजिए कि वकील किसी भी पार्टी में नेता जरूर बन जाते हैं। कपिल सिब्बल साहब वकील भी हैं। उनकी दलील थी इस बार जो मोबाइल कंपनियां हैं उनकी तरफ से, कॉल ड्रॉप से देश परेशान, दिल्ली परेशान। और देखिए तर्क किस रूप में क्या क्या गढ़े गए और कैसे गढ़े गए। हालांकि मुश्किल है, लेकिन मनाइए कि 251 रुपए का ये स्मार्टफोन वाकई मिलने लगे, क्योंकि फोन ड्रॉप से बचने के लिए निजी कंपनियों की तरफ से यह तर्क दिया गया कि सस्ते फोन के इस्तेमाल की वजह से ही कॉल ड्रॉप होते हैं। जी जरा कल्पना कीजिए, देश में कितने लोग हैं जो स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, और जब कंपनियां हर मोबाइल ग्राहक से पूरा शुल्क वसूलती है तो फिर सस्ते फोन ना खरीदकर महंगे फोन खरीद लें तो फोन ड्रॉप नहीं होगा। है ना कमाल का तर्क। लेकिन सच यही है, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप भारत में ही होते हैं, और भारत में ही मोबाइल ग्राहकों से शुल्क वसूल कर कोई सुविधा निजी कंपनियां नहीं देती, यानी टावर तक का खर्चा कंपनियां बचा रही है। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और 21 टेलीकॉम कंपनियों के बचाव में उतरे वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में ये कहने से नहीं चूके कि कॉल ड्रॉप पर नियंत्रण की कोई तकनीक ही नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं जहां जीरो कॉल ड्रॉप की स्थिति हो। सस्ते फोन से कॉल ड्रॉप की संभावना ज्यादा होती है, और टेलीकॉम कंपनियों ने 2 लाख करोड़ का कर्ज लिया है और स्पेक्ट्रम ऊंची कीमत पर खरीदे हैं, तो फिर ग्राहकों को जुर्माना दिया तो उनकी हालत बिगड़ जाएगी। अपनी दलीलों के जरिए सेलुलर ऑपरेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि कॉल ड्रॉप पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लगाई जा सकती और कंपनियां इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। यानी सस्ते फोन से लेकर कंपनियों की माली हालत तक को सिब्बल ने आधार बना लिया। लेकिन सवाल यही कि देश में महंगे स्मार्टफोन खरीदने की हैसियत जब महज 15% ग्राहकों की है तो फिर ऐसे तर्क का मतलब क्या है। और दूसरा सवाल, जब हर ग्राहक से पूरा शुल्क वसूला जाता है तो फिर कोई भी सेवा उसे फ्री में क्यों नहीं दी जाती। और इन सब के बीच 2% कॉल ड्रॉप की सहूलियत तो कंपनियों को दी ही जा रही है, तो फिर कपिल सिब्बल साहब तर्क क्यों गढ़ रहे हैं। और इन सब के बीच 4 से 5% से ज्यादा जब कॉल ड्रॉप हो रही है तो जो जिम्मेदार कंपनियां हैं जब वो नए टावर तक नहीं लगा रही है तो ऐसे में होना क्या चाहिए। जाहिर है अगली सुनवाई 15 मार्च को है सुप्रीम कोर्ट में, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। यह वाकई अबूझ पहेली है इस देश में, जिस पर जो मन चाहे आरोप लगा दीजिए। सस्ते फोन आपके पास हैं, लेकिन हम आपसे सेवा कर पूरी लेंगे, लेकिन आपको सुविधा नहीं देंगे क्योंकि वो काम नहीं करता है। अरे जनाब, पहले बता दिया होता कि फोन आपका इस रूप में कॉल ड्रॉप की स्थिति में आ जाएगा। बहरहाल ये तर्क गढ़े जा रहे हैं, लेकिन इनसे आगे निकलिए। चौखंबा राज आज की जरूरत नहीं, बल्कि नेहरू के दौर से चला आ रहा है कि देश में चौखंबा राज होना चाहिए। चौखंबा का मतलब पार्लियामेंट से लेकर पंच तक। तो आइए जरा पंचों की स्थिति मध्य प्रदेश के भीतर, ये सच का घोटाला है या घोटाले का सच है, जरा यह भी देखिए। मेंबर लोगों को वो जो भत्ता बोलते वो नहीं मिला अभी। और मैंने सुना है कि भत्ता मिलता है, लेकिन यहाँ तक आज तक कुछ पता नहीं है कि यहाँ भत्ता भी मिलता है। अभी तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अभी मिला भी नहीं कुछ है। सुना तो है मगर अभी तक मिला नहीं है किसी भी पंच को, हमें भी और किसी भी पंच को नहीं मिला है। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के इन पंचों ने कभी ग्राम पंचायत की बैठक में हिस्सा लेने पर मिलने वाली रकम के बारे में सुना ही नहीं है, और जिसने सुना है उसे कभी रकम मिली ही नहीं है। सरकार कहती है कि उसने हर पंच की हर बैठक के लिए पैसा भेजा, लेकिन ज्यादातर पंचों को मिला नहीं। तो सवाल सीधा, पैसा खा कौन जाता है। विपक्ष मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहा है तो ग्रामीण विकास मंत्री को समझ नहीं आ रहा कि गड़बड़ी हुई कहां, घोटाला हुआ कैसे। उन पंचों के पास जिनको जनता ने चुन के एक मोहल्ले की सेवा के लिए भेजा था, उनको मीटिंग में जाने के लिए भत्ता दिया सरकार ने, नाम्स बनाए पंचायती राज के अंतर्गत, उनका भत्ता खा गए ये लोग। इन सभी ग्राम पंचायतों की 100% राशि का प्रभक्षण कर लिया हो तो मैं मान के चलता हूं कि शायद ये अभी बहुत ज्यादा प्रामाणिक नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑडिट भी होता है। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल 3.5 लाख पंच हैं। ग्राम पंचायत के नियमों के मुताबिक हर बरस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर
और 14 नवंबर को ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होनी चाहिए। यानी कम से कम 4 बैठक और अमूमन साल में 8 से 10 बैठकें तो होती हैं। हर बैठक के लिए पंच को 200 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन आज तक ने पड़ताल की तो भोपाल के पास के ही एक गांव से लेकर बैतूल और सागर तक के ग्राम पंचायतों के अधिकांश पंचों को कभी 1 पैसा तक नहीं मिला। करीब 90 से ऊपर बैठकों में शामिल रहा हूँ। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शासन इसमें कोई मानदेय भत्ता मिलता है। ना तो मुझे आज तक किसी ने बताया गया है, ना मुझे आज तक मिला गया है। और अभी वर्तमान में मैं हूँ पंच, अभी 2 साल से मेरे को भी कुछ नहीं मिला है। तो पैसा खा कौन रहा है? व्यापम के बाद पंच भत्ता घोटाला शिवराज सरकार का कहीं नया दाग तो नहीं? जवाब तो मुख्यमंत्री को ही देना होगा, क्योंकि याद कीजिए इससे पहले कई सवाल उठे, जनधन को लेकर भी उठे और इन सब के बीच समाज के हाशिए पर पड़े लोगों तक पैसा पहुंचाने के दावे को लेकर भी उठे। तो सवाल यही, भ्रष्टाचार है, पैसा पहुंच नहीं रहा तो इसे क्या माना जाए? मध्य प्रदेश में पंच भत्ता घोटाले को सरकार बड़े हल्के में ले रही है, क्योंकि जो पंच हकदार हैं वो खामोश हैं और अधिकारी मौज उड़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार के नाक के नीचे पंचायती राज का मखौल उड़ाया जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। कैमरामैन इरशाद के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। अब इस देश की मुश्किल यही है, 200 रुपए पंच को एक बैठक के लिए मिलते हैं तो पंच क्यों परेशान हो? लेकिन सवाल है 3.5 लाख पंच है, इसको जोड़ दीजिए, एक मुश्त राशि कहीं पे किसी घोटाले के जरिए इधर उधर जा रही है और हर बरस जा रही है तो फिर मुश्किल है। लेकिन सरकार मस्त है। बहरहाल इन सब के बीच संघ जरूर परेशान हो रहा है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा नागौर में चल रही है और इन सब के बीच बहुत सारे सवाल जो देश के भीतर उठ रहे हैं उससे चिंतन मनन करते हुए संघ एक लिहाज से सरकार को अब संकेत भी दे रही है। देश की शिक्षा, प्राथमिक विशेष रूप से और माध्यमिक और उच्च शिक्षा भी यह सस्ती हो, सर्वजन सुलभ हो, गुणवत्तापूर्ण हो। सामान्य जन आज की इस महंगी चिकित्सा को देख करके कष्ट में है। क्या किया जाए कि हमारे सारे देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो और चिकित्सा व्यवस्थाएं सस्ती और सुलभ प्राप्त हो। सारे देश भर में सामाजिक समरसता आनी चाहिए। सारे देश भर में भेदभावपूर्ण व्यवहार, जाति के आधार पर व्यवहार या जन्म के आधार पर भेदभाव ये समाप्त होना चाहिए। इस दृष्टि से विचार चल रहा है। देश के सभी ज्वलंत मुद्दों पर संघ भी अब चिंतित लगने लगा है। इसीलिए इस बैठक के अंदर संघ इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। लगता है कि इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार का जो भी रुक रहा है, संघ उससे संतुष्ट नहीं है। इसीलिए यहाँ से संघ मोदी सरकार को ये संदेश देना चाहता है कि इन मुद्दों पर सरकार को अभी और कई कड़े फैसले लेने होंगे। कैमरामैन परमेंद्र कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, नागौर, आज तक। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साथ ही प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी। So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And